ओके बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26 आ गया। 26 क्या कर रहा है बेटा? कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन मास 9 इंटू 10⁻31 kg एंड चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 मूविंग विथ स्पीड c by 100. c is the speed of light, is injected into a magnetic field b magnitude 9 into 10⁻4 Tesla perpendicular to its direction of motion. We wish to apply an uniform electric field E together with the magnetic field so that the electron does not deflect from its path. Then a speed of light, चलिए, not deflected from its path. हम इमेजिन ये कर लेते हैं बेटा, इमेजिन कर लेते हैं कि इस तरह से है हमारा, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम ऐसे ले लेते हैं, दोनों एक दूसरे पे क्या हमारा परपेंडिकुलर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, द इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा, निगेटिवली चार्ज होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिवली चार्ज है बेटा, सपोज द माइनस ई, मास m है, तो अब ये हमारा क्या है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, राइट। तो ऑब्वियसली अब देखिए इस पे क्या होगा हमारा, अगर ये पॉजिटिव होता तो फोर्स ऊपर की तरफ लगता, लेकिन नेगेटिव है तो क्या होगा, उसके अपोजिट लगेगा, यानी इस पे ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा हमारा FB, और नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो इस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी FE। अब क्या होगा हमारा, अगर दोनों इक्वल अगर है तो इसके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये सीधा स्ट्रेट हमारा मूव करेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है हमारा, अगर डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये दोनों क्या हमारा इक्विलिब्रियम में है, यानी एट इक्विलिब्रियम FE which is equal to what, FM। अगर डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब दोनों इक्विलिब्रियम में एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। FE क्या हो गया हमारा, माइनस E इंटू ई, और ये क्या हो जाएगा, माइनस E V क्रॉस B। ऑब्वियसली E और E खत्म हो जाएगा, यानी E इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, VB, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल क्या हमारा 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, VB साइन 90, साइन 90 का वैल्यू हो गया हमारा 1। V जो है वो आपका दिया हुआ है कितना, व्हाट इज दिस, द V इज द C by 100, V इज द C by 100, और B जो है हमारा है 9 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, 9 इंटू 10 टू द पावर -4, और C क्या होता है हमारा, वेलोसिटी ऑफ द लाइट, यानी C इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर -4 बाई 100। ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 27 इंटू, ये हो गया हमारा 4, और फिर ये ऊपर जाने के बाद ये -2 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा कितना हमारा 10⁻² वोल्ट पर मीटर। तो अब आपके सामने ये सारे ऑप्शंस है, करें कि E इज परपेंडिकुलर टू B एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 27 इंटू 10⁻² वोल्ट पर मीटर। तो ये पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या हमारा करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 27 पे, और ये ऑप्शंस हमने दे रखा है। करेक्ट, कंसीडर अ वाटर टैंक shows x
in the figure, it has one wall x is equal to L and can be taken to be very wide in z direction. Z direction में काफी चौड़ा है ये, right? When filled with a liquid of surface tension S and density rho, the liquid surface makes an angle theta naught, और theta naught काफी छोटा है x से, 1 से, with the x axis at x is equal to L. If yx is the height of the surface, then equation for yx is, equation हमको find out. Okay, tan theta dy by dx तो होता ही है, आप जानते हैं. g is the acceleration due to gravity, ये होता है. देखिए बच्चों, आमतौर पे ये क्वेश्चन नीट में नहीं पूछा जाना चाहिए. ये एनटीए की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना उन्होंने पूछ दिया है, लेकिन ये पूछा नहीं जाना चाहिए था, राइट? अब इसमें जो कॉन्सेप्ट है हमारा, यानी कोई भी अगर प्लेन कर्व है, यानी फॉर अ प्लेन कर्व, फॉर अ प्लेन कर्व y is equal to fx, y is equal to fx, the curvature at any point, curvature at any point is, कर्वेचर किसी भी पॉइंट पे जो हम निकालते हैं उसके लिए जो फॉर्मूला होता है हमारा, यानी k इज इक्वल टू, किसी से डिनोट करते हैं हम लोग, k से डिनोट करते हैं, एंड द k इज इक्वल टू होता है हमारा d2y by dx2 divided by 1 plus dy by dx the whole square and the power 3/2. ये रिलेशन होता है हमारा, राइट बच्चों? ठीक है, तुमने लिख दिया डायरेक्टली. एक्चुअली जो है हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन से आता है, ये इक्वेशन जो है. ओके, तो कर्वेचर एट एनी पॉइंट, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है हमारा? रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर होता है. यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर हम बात करें एट दिस पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज, ये होगा r इज इक्वल टू 1/k, विच इज इक्वल टू, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, राइट? तो क्या होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या होता है हमारा? रेसिप्रोकल होता है, राइट? तो r इज इक्वल टू 1/k. तो यहां पे जब आप इसको प्लट करके लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस dy बाई dx द होल स्क्वायर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y बाई dx2. ये है हमारा. अब क्या कह रहा है रिलेशन में, यानी जो dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट? थीटा नॉट के, और थीटा नॉट जो है वो काफी छोटा है 1 से. इट इज अ वेरी लेस देन दैट ऑफ द 1. अब जरा सोचिए, इसको मिटा देते हैं ऊपर वाले को. अब जरा सोचिए कि जब ये 1 से काफी छोटा है, ये जो, यानी इसको आप ऐसे लिखेंगे dy बाई dx क्या हो जाएगा हमारा? r इज इक्वल टू 1 प्लस थीटा नॉट द होल स्क्वायर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y बाई dx2, d2y बाई dx2. अब यहां पे रिलेशन क्या दिया है कि थीटा नॉट काफी छोटा है 1 से, थीटा नॉट इज वेरी वेरी लेस देन 1. अब ये अगर काफी छोटा है, उसका भी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? और भी छोटा हो जाएगा, यानी 1
के कंपैरिजन में ये थीटा नॉट काफी छोटा हो जाएगा, और बहुत ही छोटी चीज से अगर जोड़ेंगे तो 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इन दिस केस द थीटा नॉट विल बी नेग्लेक्टेड। थीटा नॉट क्या होगा हमारा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, थीटा नॉट नेग्लेक्टेड। तो हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा r इज इक्वल टू, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इस पे पावर अगर 3/2 है तो 1 ही रहेगा, यानी 1 अपॉन d2y बाई dx2। नाउ फाइनली d2y बाई dx2 विच इज इक्वल टू व्हाट, द 1/r। अब क्या है हमारा यहां पे एक्सिस प्रेशर, इस कर्व शेप की वजह से जो होता है हमारा, वो किसके बराबर होता है हमारा, s/r के, है ना। और इधर से हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ड्यू टू द फ्लूइड, वो क्या होगा हमारा, रो जी वाई, दैट डिपेंड्स ऑन द हाइट, दैट इज इक्वल टू व्हाट, द रो जी वाई, राइट। तो एट इक्विलिब्रियम, यानी रो जी वाई को ये हमारा बैलेंस करेगा कौन सा, हमारा s/r, यानी रो जी वाई विच इज इक्वल टू व्हाट, द s/r के। अच्छा, s/r को आप कैसे लिख सकते हैं बच्चों, आप ऐसे लिख सकते हैं s इंटू 1/r। अच्छा, 1/r के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं आप, d2y by dx2। नाउ दिस इंप्लाइज रो जी वाई विच इज इक्वल टू s इंटू d2y by dx2। ओके ओके, कोई ऑप्शन आ रहा है, d2y by dx2, रो जी वाई, हाँ ये आ गया। अगर यहां से हम निकाल लें d2y by dx2 विच इज इक्वल टू रो जी वाई अपॉन एस, तो ये हमारा रिलेशन आ गया। और ये हमारा ऑप्शन में कौन सा है, हमारा पहला ही ऑप्शन है, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, d2y by dx2 इज इक्वल टू रो जी वाई बाई एस। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। हालांकि अगेन आई एम टेलिंग यू कि इस तरह के क्वेश्चन नीट में नहीं पूछा जाना था, ये एनटीए की कहीं ना कहीं गलती है जो इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है। ओके बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है कि a pipe open at both ends has fundamental frequency f in air. The pipe is now dipped vertically in water drum to half of its length, right? The fundamental frequency of the air column is now equal to, okay, तो यहाँ पे एक ऑर्गन पाइप दिया हुआ है, यानी द ओपन ऑर्गन पाइप इज गिवन। क्या हमारा एक ओपन ऑर्गन पाइप दिया हुआ है, यहां पे दिखा देते हैं, वन ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप इज गिवन, और इस ऑर्गन पाइप का लेंथ क्या है हमारा, एल है। तो ओपन ऑर्गन पाइप का इसका लेंथ क्या हमारा, एल है। और आप जानते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन, ये क्या हमारा एंटी नोड्स, और ये भी क्या हमारा एंटी नोड्स, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स इज इक्वल टू व्हाट, द लेम्डा बाई 2। तो लेम्डा बाई 2 ये किसके इक्वल हो गया, हमारा लेंथ के, यानी इस तरह से आप लेम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2l। सिमिलरली f इज इक्वल टू क्या होता है हमारा v बाई लेम्डा विच इज इक्वल टू व्हाट, द v बाई 2l। दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f। अब कह रहे हैं कि इसके हाफ ऑफ द लेंथ को आप डिप कर दे रहे हैं। सपोज ये सिचुएशन ऐसे हो गया हमारा, ये नाउ द सिचुएशन हैज चेंज्ड। आपने क्या किया, यानी हाफ ऑफ द ऑर्गन पाइप को आपने डिप कर दिया वाटर में।
अब आप हाफ को जब आपने डिप कर दिया तो बाहर है कितना, नाउ ये बाहर आपका कितना है, L/2. Now it behaves like what the closed organ pipe. It behaves like what the closed organ pipe. अब ये antinodes, nodes and the antinodes. तो ये हमारा क्या क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करेगा. अब जो फ्रीक्वेंसी न्यू क्या हो जाएगा हमारा, नोड्स एंटीनोड्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है हमारा, λ/4, विच इज इक्वल टू व्हाट, L/2. λ/4 इज इक्वल टू L/2, है ना. और नाउ दिस इंप्लाइज ये और ये कैंसिल, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2L. अब F डैश इज इक्वल टू व्हाट, V/λ, विच इज इक्वल टू व्हाट, V/2L. और V/2L किसके, हमारा F के इक्वल ही आया हमारा, दिस इज इक्वल टू F. सो इट विल नॉट बी चेंज्ड, यानी फ्रीक्वेंसी हमारा चेंज नहीं होगा. कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, फर्स्ट ही ऑप्शन हो गया. ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड. चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग. ओके बच्चों, तो हम अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे. क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट्स is being charged such that the surface charge density of the on its plates is increasing at the constant rate with time. Increasing with the constant rate with time. ठीक है. The magnetic field arises due to displacement current is. The surface charge density on its plate is increases at constant rate with time. Constant rate से increase कर रहा है ना. यानी इस तरह से है हमारा, दो सर्कुलर प्लेट है, जैसे ये कैपेसिटर है हमारा. अब इसको आप चार्ज करना शुरू करेंगे, है ना. क्या होगा हमारा, ये चार्ज होना शुरू होगा. ये जब चार्ज करना शुरू करेंगे आप, ये कांस्टेंट रेट से चार्ज होगा हमारा, यानी एक तरह से हमारा इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा. एंड द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस व्हाट, द मैग्नेटिक फील्ड, राइट. नाउ हियर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ व्हाट, हियर इज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट करंट. यानी एक तरह से ये जो पूरा सिस्टम जो है वो एक सिलिंड्रिकल वायर की तरह बिहेव करेगा, राइट. द होल सिस्टम behaves like cylindrical wire. Cylindrical wire. अब आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है हमारा, ID इज इक्वल टू, यानी डी फाई, ID इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी. यानी एक तरह से क्या हो गया हमारा, एप्सिलॉन नॉट ए, और चूंकि एरिया तो कांस्टेंट ही रहेगा, डीई बाई डी टी, राइट, डीई बाई डी टी. और डीई क्या होता है हमारा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. और सिग्मा जब बाहर आएगा 1/सिग्मा, तो ये बचेगा क्या हमारा, ए डी सिग्मा बाई डी टी. और ये कह रहा है क्या कि कांस्टेंट रेट से हमारा चेंज हो रहा है. दिस इज व्हाट इज इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी
on its plates is increasing at constant rate with time. सरफेस चार्ज एनर्जी सिग्मा हमारा इंक्रीज कर रहा है विथ कांस्टेंट रेट विथ टाइम. ठीक है. अब आइए, तो ये कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, यानी इस तरह से हमारा, एक तरह से अगर हम दें तो आई डी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, ए इंटू कॉन्स्टेंट. ए इंटू कॉन्स्टेंट कर देते हैं. अब आप जानते हैं बी डॉट डी एल विच इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट आई इंटू डी, म्यू नॉट आई डी. बी डॉट डी एल यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई आर, आपने ले लिया. ठीक है. बी डॉट डी एल यानी 2 पाई आर, और यहां से ये रेडियस हमारा क्या है, आर है, यानी डीएल जो है. तो एक तरह से हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट अगर हम लिखें तो बी इंटू आर विच इज इक्वल टू, सॉरी डीएल मतलब 2 पाई आर, यानी बी इंटू 2 पाई आर विच इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट आई डी क्या है हमारा, ए इंटू कांस्टेंट. मीन्स जगह दिख रहा है हमारा 2 पाई आर इंटू म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर, और ये आर और आर कैंसिल हो जाएगा, यानी एक तरह से हमारा, और ये कांस्टेंट है ही पहले से, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई, या ये पाई भी कैंसिल कर दीजिए, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2, म्यू नॉट बाई 2, म्यू नॉट बाई 2 इंटू आर इंटू कॉन्स्टेंट. इससे जाहिर ये हुआ कि b जो है वो क्या है हमारा, प्रोपोर्शनल टू r, यानी जैसे जैसे आप सरफेस की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे आप सरफेस की तरफ जाएंगे क्या होगा हमारा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा. लेकिन आउटसाइड द सरफेस क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमारा, जीरो होगा आउटसाइड द सरफेस, राइट. तो इसमें अगर ऑप्शन देखें तो कौन सा होगा, कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट्स एंड जीरो आउटसाइड द प्लेट्स, नहीं ये नहीं होगा. नॉन जीरो एवरीवेयर विथ मैक्सिमम एट इमेजिनरी सिलेंडर सरफेस ऑफ द प्लेट्स, राइट. इमेजिनरी जो सिलेंडर आपने लिया है उसके सरफेस पे क्या होगा हमारा, मैक्सिमम होगा, और अंदर में क्या होगा हमारा, नॉन जीरो होगा, राइट. जैसे जैसे हमारा करीब आएगा अंदर में क्या होगा हमारा, नॉन जीरो. तो ये होगा हमारा 2. होप यू अंडरस्टैंड बच्चों. चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके बच्चों, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, और ये हीट से है हमारा. 3 identical heat conducting rod are connected in series as shown in figure. The rods on the sides have thermal conductivity 2K, दोनों साइड 2K, while that in the middle has thermal conductivity K. The left end of the combinations is maintained at temperature 3T and the right end is T. The rods are thermally insulated from outside. In steady state, temperatures at the left junction is T1 and at the right junction is T2, ratio of T1 by T2. Okay, steady state में कहा गया है हमारा. तो अगर तीनों हमारा सेम है और तीनों किस चीज में हमारा, सीरीज में कनेक्टेड है, तो मान लेते हैं कि इसका लेंथ क्या है हमारा, L है, सेम लेंथ है L, इसका भी क्या होगा L, इसका भी क्या होगा हमारा L. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम ले लेते हैं, सबका चूंकि सेम है तो सबका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा हमारा, सेम होगा. तो R इज इक्वल टू क्या होता है हमें, इसका मान लीजिए कि रेजिस्टेंस R1 आपने लिया, तो R इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, L बाई के, है ना.
तो ये L हो गया, L अपॉन 2KA, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R2, L अपॉन KA, R3 L अपॉन 2KA। तो इस तरह से आपने क्या किया, सबका अलग अलग रेजिस्टेंस निकाला, और ये तीनों किस चीज में हमारा सीरीज में है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, Req इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ऑल आर इन सीरीज, यानी Req L अपॉन 2KA प्लस L अपॉन KA प्लस L अपॉन 2KA। अगर हम इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2KA हो जाएगा, ये हो गया हमारा L प्लस 2L प्लस, और ये भी हो गया हमारा L। यानी इस तरह से हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या हो गया हमारा 4L बाई 2KA विच इज इक्वल टू 2L बाई KA। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल करके आया 2L बाई KA। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। यानी कह रहा है कि इन स्टेडी स्टेट क्या हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, हमारा सेम होगा इस एंड से लेकर के इस एंड तक। स्टेडी स्टेट में रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होता है हमारा, सेम होता है ना। तो यानी इन सीरीज रेट ऑफ हीट फ्लो इज सेम। तो अगर हम जंक्शन ले T1 T2 हम निकालना है हमको, तो इसमें और इसमें ले लें तो क्या होगा हमारा टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T बाई आर होता है हमारा रेट ऑफ द हीट फ्लो डेल्टा T बाई आर। तो यहां से यहां तक यानी 3T माइनस T, इन दोनों के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल चुके हैं कितना है हमारा Req। तो 3T माइनस T अपॉन व्हाट Req विच इज इक्वल टू व्हाट यहां पे हम लिख देते हैं Req आपने निकाल रखा है, Req इज इक्वल टू 2L बाई K। अब इसके बीच में ले लेते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट तो सेम ही होगा, 3T माइनस T1 अपॉन R1। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3T माइनस T यानी 2T अपॉन 2L बाई KA, 2L बाई KA विच इज इक्वल टू 3T माइनस T1 अपॉन इनके बीच में क्या है हमारा L अपॉन 2KA। तो ये बड़े आराम से ये KA और ये KA कैंसिल हो जाएगा, और ये L और ये L कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। यानी एक तरह से यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पे आ गया हमारा T, और चूंकि सारा कैंसिल हो गया यहाँ पे T आ गया, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 3T माइनस T1 इंटू 2 हो गया। तो फाइनली ये हो जाएगा हमारा क्या, T इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60 माइनस, सॉरी ये T1 है, ये 60 माइनस 2T1। इसको इधर लाइए, उसको इस तरफ ले जाइए, तो 2T1 इज इक्वल टू 60 माइनस T। नाउ दिस इंप्लाइज दैट T1 इज इक्वल टू 5T बाई 2। इस तरह से हमारा क्या निकल करके आया, T1 निकल करके आ गया, जो कि हमारा क्या है 5T बाई 2। अब मेरा ख्याल है कि ऊपर थोड़ा सा
खाली कर देते हैं ताकि जगह मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। अब हम यहां पे आ जाते हैं इसके बीच में, क्योंकि T2 फाइंड आउट करना है। सेम रिलेशन वी आर टेकिंग, यानी 3t माइनस टी, 3t minus t by Req, which is equal to what? T2 minus t, T2 minus t upon what? R3 upon R3, यानी 2t 2L by Ka, which is equal to T2 minus t, and that is what? L upon 2Ka, L upon 2Ka. तो कितना हो जाएगा ये हमारा? ये Ka और ये Ka कैंसिल, और ये वाला पार्ट भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, L भी कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया हमारा T इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा 2t माइनस, फिर 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2t, इसको मिटा देते हैं हम। सॉरी, यहाँ पे T2 है, ये इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या? 3t इज इक्वल टू 2t2, यानी T2 इज इक्वल टू 3t बाई 2। इस तरह से हमारा क्या हुआ बच्चों? T2 निकल करके आ गया। हमको क्या निकालना है? आवर जॉब इज टू फाइंड द T1 बाई T2। ओके, तो T2 निकल गया और T1 भी निकल गया, तो T1 बाई T2 आप निकाल सकते हैं। T1 कितना है हमारा? 5t बाई 2, और ये है हमारा 3t बाई 2। इस तरह से फाइनली आपके पास जो रिजल्ट आ गया वो कितना? 5/3। कौन सा हो जाएगा हमारा? सेकंड ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके बच्चों, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पे आ गए। What it says, a constant voltage of 50 volt is maintained between the points A and B. Okay, ये A और B, ठीक है। Of the circuit shown in figure, the current through the branch CD of the circuit is, यानी CD जो सर्किट है इसमें क्या हमारा करंट जाएगा, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है बच्चों। अब ये बताइए कि सबसे पहले यहां से हम कितना करंट हम ड्रॉ करेंगे, इस चीज को फाइंड आउट कर लें। जब बड़ा क्लियरली इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं, याद करिएगा कि हम क्या करते हैं, इसको मर्ज कर देते हैं। जैसे अगर हम यहां से देखिए, ये हमारा क्या है? 1 ओम है, ये मर्ज हो जाएगा हमारा इसको मर्ज करके हम सोचेंगे, थिंक करेंगे तो हमारा एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल करके आ जाएगा, राइट बच्चों। तो ये हमारा कितना है? 1 ओम है, ये कितना है हमारा? 2 ओम, ये कितना है हमारा? 3 ओम, और ये कितना है हमारा? 4 ओम। अब ये दोनों क्या हमारा? पैरेलल में, ये दोनों क्या हमारा? पैरेलल में। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 इंटू R1 R2 बाई R1 प्लस R2 आप लेते हैं, 1 इंटू 1 प्लस 3, यानी 3/4 ओम, ठीक है। तो इसका क्या आ गया हमारा? इसका आ गया हमारा 3/4 ओम। अब इसकी बात करें, दोनों हमारा पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 इंटू 4, यानी 8/6, यानी 4/3 ओम। तो ये हो गया हमारा क्या? 4/3 ओम। दिस इज द 4/3 ओम। अब दोनों क्या हो गया हमारा? सीरीज में। तो फाइनल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो है वो हमारा निकल करके आ जाएगा Req
3/4 प्लस 4/3, यानी कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 12, 9 प्लस 16 यानी 25/12 ओम। तो इस तरह से आपने क्या किया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब यहां से कितना करंट निकलेगा वो मत पता चल जाएगा आपको। यानी I इज इक्वल टू क्या है हमारा, V/R। I इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, V/R, यानी 50/25/12, ये ऊपर चला जाएगा, यानी 50 इंटू 12/25, यानी ये हो जाएगा कितना हमारा 24 एम्पियर। तो यहां से आपने कितना करंट भेजा हमारा, 24 एम्पियर। यू हैव सेंट फ्रॉम हेयर 24 एम्पियर ऑफ द करंट आपने यहां भेजा। अब यहां जाने के बाद क्या होगा, ये हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक इधर एक इधर। अब चूंकि यहीं पे एक जंक्शन आ गया ना ये, तो आधा कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। और ये टेक्निक आप जानते हैं कि किस तरह से डिवाइड होगा, उसके लिए आपको टेक्निक मालूम है। यानी इस तरफ कितना करंट जाएगा, थोड़ा जगह हम मिटाने नहीं जा रहे हैं, यहीं से कर देते हैं। मान लेते हैं इधर क्या हमारा गया I1, सपोज I1 गया, तो I1 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, I1 इज इक्वल टू, इस तरफ का रेजिस्टेंस ऊपर लेते हैं और दोनों को जोड़ करके लिखते हैं 3/3 प्लस 1 यानी 4 इंटू टोटल करंट कितना हमारा 24, तो कितना हो जाएगा 4 छक 24, यानी 18 एम्पियर ऑफ द करंट इस तरफ जाएगा। इस तरफ कितना जाएगा हमारा 18 एम्पियर, यानी यहां तक निकल करके आया 18 एम्पियर ऑफ द करंट। और इस तरफ 18 गया तो इस तरफ कितना जाएगा हमारा 6 एम्पियर ऑफ द करंट, इधर 18 तो इधर 6, राइट। अब चूंकि ये जंक्शन है ना, तो टोटल इनकमिंग इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग, फिर यहां से दो पार्ट में डिवाइड होगा। अब सपोज कीजिए कि यहां से हमारा 18 एम्पियर ऑफ द करंट, सॉरी यहां दोनों मर्ज करेगा तो कितना 24, फिर ये 24 एम्पियर यहां से हमारा डिवाइड होकर के जाएगा। अब इसमें कितना जाएगा ये करंट हम मालूम कर लें। मान लेते हैं ये I2 गया इस तरफ हमारा। नाउ यू कैन फाइंड द I2 सिमिलरली, इस तरफ 2 एम्पियर है, इधर फॉर द 4 वाले को ऊपर रखेंगे, 4 एंड 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, एंड द 6 इंटू 24, ये कैंसिल हो गया, 6 चौका 24, 4 चौका 16, यानी 16 एम्पियर। तो इस तरफ आपका करंट कितना जा रहा है 16 एम्पियर। तो ऑब्वियसली अब यहां से बहुत क्लियर आपको समझ में आ रहा है, यहां पे आया 18, इधर 16 गया तो इधर कितना हो जाएगा हमारा 2 एम्पियर, इधर से हमारा कितना आएगा 6, दोनों मिल करके 6 प्लस 2 कितना हो गया 8 एम्पियर, यहां से आया हमारा 16 एम्पियर, यहां से आया हमारा 8 एम्पियर, फिर यहां से बाहर निकल करके कितना जाएगा 24 एम्पियर। सर्किट सॉल्व। तो यानी C टू D में कितना एम्पियर ऑफ द करंट गया हमारा 2 एम्पियर। वेरी सिंपल, ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 32 पे हम लोग आ गए। व्हाट इज सेज कर रहा है क्या कि इन एप्रोप्रिएट यूनिट टाइम t and position x relation of a moving particle is given by t is equal to x square plus x. The acceleration of the particle is, यानी t is equal to कह रहा है क्या x square plus x। means the t is equal to x square plus x। ये हमारा गिवन है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, यानी टी माइनस एक्स, राइट बच्चों।
ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हमको एक्सेलरेशन निकालना है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो पहले हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी विच इज इक्वल टू डी टी बाई डी टी माइनस डी एक्स बाई डी टी। ये चीज आया हमारा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी विच इज इक्वल टू 1 माइनस डी एक्स बाई डी टी। माइनस डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया हमारा, v हो गया वेलोसिटी, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा 2x, ये भी क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी यानी v, यानी 1 माइनस v। अब इसको आप इस तरफ लेकर के आ जाइए, 2x इंटू वी प्लस वी इज इक्वल टू 1, v कॉमन आ गया, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, राइट बच्चों। नाउ दिस इंप्लाइज द v इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x प्लस 1। तो ये हमारा एक वेलोसिटी के लिए रिलेशन आया, लेकिन आपसे पूछा गया है किस चीज के लिए, एक्सेलरेशन के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी a dv बाई dt विच इज इक्वल टू d 1 बाई 2x प्लस 1 dt। तो हम क्या करेंगे, एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये dv बाई dt क्या हो गया हमारा, एक्सेलरेशन। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो एक काम करते हैं, हम इसको हम ऐसे करते हैं, फंक्शन और फंक्शन में ब्रेक कर देते हैं। ये 2x प्लस 1 माइनस 1 बाई ये dt है, तो ये तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, dx कर देते हैं इनटू dx बाई dt कर देते हैं, इस तरह से, राइट बच्चों। अब ये कितना हो जाएगा, nx n माइनस 1 माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 माइनस 1 इंटू ये v हो गया, राइट। तो ये हो गया हमारा माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2 इंटू वी, या आप इसको आप ऐसे लिखेंगे माइनस v बाई 2x प्लस 1 द होल स्क्वायर, राइट। कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ओ हो सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे हम लोग ने गलती कर दिया, नो 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 नो, इट्स द ब्लेंडर। यहाँ हमको लेना था 2x प्लस 1 देन 2x प्लस 1 बाई dt, ऐसे लेना था, ये गलती हो गई, सॉरी। तो ये हो गया हमारा क्या, माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा क्या हमारा 2dx बाई dt प्लस d1 बाई dt। dx बाई dt क्या हो गया हमारा, v हो गया, माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2v, क्योंकि ये तो हमारा 0 हो जाएगा, राइट बच्चों। तो फाइनली ये हमारे पास आ गया माइनस 2v बाई 2x प्लस 1 द होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज, v आप निकाल चुके हैं ना बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस 2v की जगह पे आप रख देंगे 1 बाई, तो ये 2x प्लस 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा
ऑप्शन 1। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए, क्वेश्चन नंबर 33। The two gases A and B are filled at the same pressure same है, in separate cylinder with movable piston of radius RA and RB respectively. On supplying an equal amount of heat to both the system reversibly under constant pressure, then the pressure is also the constant, right? ठीक है। The piston of gas A and B are displaced by 16 centimeter and the 9 centimeter respectively. If the change in the internal energy is the same, the ratio of RA RB, right? Ratio of RA RB पूछा जा रहा है। अब देखिए क्या करना है इसमें। सबसे पहले आप जानते हैं dq इज इक्वल टू क्या होता है हमारा du प्लस dw। dq इज इक्वल टू क्या होता है हमारा du प्लस dw, यानी dw इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा dq माइनस du। अब दो है हमारा वर्क डन बाई सिलेंडर ए एंड वर्क डन बाई सिलेंडर बी, दो सिलेंडर है ना, ए और बी, राइट? ठीक है, सॉरी, टू गैसेस ए एंड बी है। अब इसमें चूंकि आपने हीट जो सप्लाई किया है वो भी सेम किया है और इंटरनल एनर्जी भी दोनों का क्या है हमारा सेम है, यानी बोथ आर द सेम, dq एंड du। तो इसका मतलब ये हो गया dWA, अगर ये दोनों ही सेम है, इसका मतलब क्या हो गया dWA विच इज इक्वल टू व्हाट dWB, यानी वर्क डन बाई A इज इक्वल टू व्हाट द वर्क डन बाई B, और वर्क डन क्या होता है हमारा P इंटू डेल्टा V, यानी P इंटू डेल्टा VA एंड डेल्टा VB कर देते हैं। अब यहां पे प्रेशर भी सेम है इसलिए हमने P लिखा है, ये P और P ये खत्म, राइट बच्चों? अब आप जानते हैं कि एरिया ऑफ सिलेंडर आप ले लेते हैं क्या पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर ए स्क्वायर, और हम डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं dx ए, यानी डेल्टा एक्स ए, इसका हम ले लेते हैं पाई आर बी स्क्वायर डेल्टा एक्स बी, यानी आर ए बाई आर बी निकालना है, राइट? हाँ ठीक। डिस्प्लेसमेंट ए का हमारा 16 है, ये पाई और पाई कैंसिल, यानी आर ए स्क्वायर इंटू क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए हमारा 16 है, आर बी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी कितना है हमारा 9 है। क्योंकि दोनों तरफ सेंटीमीटर मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रेशियो में ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा हमारा यूनिट। तो आर ए अपॉन आर बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/16। नाउ दिस इंप्लाइज द आर ए बाई आर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा रूट अंडर 9/16 विच इज इक्वल टू व्हाट द 3/4। होप यू अंडरस्टैंड, सिंपल था हमारा। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा ए ऑप्शन, ठीक है? चलिए नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, ग्राफ है। In an oscillating spring mass system, a spring is connected to a box with a sand, filled with sand. As the box oscillates, sand leaks slowly out of the box vertically, so that the average frequency omega t and average amplitude at of the system changes with time, जो दिखा हुआ है हमारा।
विच वन ऑफ द वन schematically depicts these changes correctly. ओके, अब हम समझते हैं क्या। आप जानते हैं कि मास जो है लीक कर रहा है, लीक कर रहा है मास। लीक करने का मतलब मास हमारा डिक्रीज कर रहा है। अब आप जानिए T इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, 2 पाई रूट अंडर m बाई के, राइट। अगर m डिक्रीज करेगा, m डिक्रीजेस, तो इसका मतलब क्या होगा हमारा, T डिक्रीजेस, T डिक्रीजेस। ओमेगा की बात अगर हम लें तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। अगर टी डिक्रीज करेगा तो ओमेगा क्या होगा हमारा, इंक्रीज करेगा। ओमेगा क्या होगा हमारा, इंक्रीज करेगा, राइट। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि इंक्रीज, तो इंक्रीज इसमें भी है, इंक्रीज इसमें भी है, इंक्रीज इसमें भी है, तीन तीन है। यानी सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, अगले स्टेप को भी हमको देखना पड़ेगा। आप जानते हैं कि जब ऑसिलेट करेगा तो क्या होगा हमारा, इसको बैलेंस करेगा। जो भी हमारा क्या है, एम जी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, के एक्स नॉट के होता है, स्प्रिंग है। हाँ, तो एट इक्विलिब्रियम एम जी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, के एक्स नॉट के, यानी एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी अपॉन के तो कांस्टेंट ही है। मास लिख रहे हैं, मास डिक्रीज करेगा। अगर एम हमारा डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब एक्स नॉट भी क्या होगा हमारा, डिक्रीज करेगा, यानी एम्पलीट्यूड भी क्या होगा हमारा, डिक्रीज करेगा। सिंपल है बेटा। तो कौन सा है हमारा, तो ये तो पहला ही हो गया हमारा, फर्स्ट ऑप्शन। ये इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। होप यू अंडरस्टैंड, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए आप। ओके बच्चों, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। What it says correct, a sphere of radius r is cut from a larger solid sphere of radius 2r as shown in figure. The ratio of moment of inertia of the smaller sphere to that of the rest part of the sphere about y-axis, about y-axis. यानी स्मॉलर स्फीयर की बात कही जा रही है, ठीक है। स्मॉलर स्फीयर को अगर हम मान लें आई डैश कर देते हैं, और यानी आई, इसका हमको बताना है क्या, रेशियो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो। मान लीजिए ये स्फीयर है हमारा और आपने कट नहीं किया है, टोटल मास क्या हमारा m। तो ये बड़े वाले, ये 2r है, तो बड़े वाले का भी रेडियस कितना हमारा, रेडियस ऑफ द लार्ज स्फीयर कितना हमारा, 2r है। अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा हमारा, टोटल मास में इसके पूरे वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, मास बाय वॉल्यूम, यानी 4/3 पाई 2r क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा डेंसिटी, यानी जिसको अगर हम रो से डिपेंड ये करें तो ये हो जाएगा क्या, m अपॉन 4/3 पाई इंटू 8r क्यूब, पाई इंटू 8r क्यूब। यू डोंट नो द मास ऑफ द, ये जो कट किया गया, लेकिन रेडियस आपको मालूम है। रेडियस क्या हमारा, इसका r है। इसका मास क्या होगा, निकल कर के आ जाएगा, यानी मास ऑफ द
mass of the sphere removed, यानी जो मास ऑफ द स्फीयर जो इससे बाहर निकालना है, रिमूव करना है, उसका क्या होगा, उसको अगर हम m डैश मान लें तो क्या होता है हमारा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो, यानी 4/3 पाई आर क्यू, और ये डेंसिटी हो जाएगा हमारा m अपॉन 4/3 पाई 8 आर क्यू, यानी ये कैंसिल होकर के कितना बचेगा हमारा, m डैश इज इक्वल टू m/8। थोड़ा सा इंक कम लग रहा है बेटा, इंक थोड़ा डाल लेते हैं। ओके बच्चों, तो m/8, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर स्फीयर निकल करके आ जाएगा, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर, अगर इसको हम लोग मान लें आई डैश वाई कर देते हैं, तो स्मॉलर स्फीयर का मास कितना आपने निकाला है m/8, यानी 2/5 m/8, यानी 2/5 mr² इंटू r²। तो लेकिन ये जो निकलेगा ये यहां से इसके अबाउट, राइट, लेकिन हमको निकालना है क्या, y के अबाउट, तो इसमें और भी क्या होगा हमारा, प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी m/8 इंटू r², m/8 इंटू r²। तो ये हमारा निकल करके आया क्या, I'(y). आप रहने दीजिए ऐसे ही, क्योंकि बाद में हमारा जो है कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा जॉब है कि रिमेनिंग क्या होगा, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग स्फीयर, इसको मिटा देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग स्फीयर, यानी mi ऑफ रिमेनिंग स्फीयर कितना हो जाएगा हमारा, इसको सीधा IY कर देते हैं, तो टोटल इनर्शिया में से इसको माइनस कर देंगे, टोटल इनर्शिया इसके कितना हो गया हमारा 2/5 m इंटू 2r² माइनस 2/5 माइनस 2/5 m/8 r², सॉरी 2/5 m/8 r², और ये प्लस है तो माइनस माइनस ही हो जाएगा, या इसको m/8 r², ये हो गया हमारा। अब इसी का रेशियो फाइंड आउट करना है इन शॉर्ट जो है, यानी I' y/IY, तो I' कितना हो गया हमारा 2/5 m/8 r² प्लस m/8 r² डिवाइडेड बाई 2/5 m इंटू 4r² माइनस 2/5 इंटू m/8 इंटू r² माइनस m/8 r²। ये चीज हमारा आया, ठीक है। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस,
इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पे देखिए 2/5 2/5 m/8 2/5 m/8 m/8 सॉरी m/8 r स्क्वायर है ये m/8 r स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा। ये बचेगा क्या 2/5 प्लस 1 2/5 प्लस 1। और यहां पे भी थोड़ा सॉल्व करें हम। 2/5 2/5 ये एक काम करते हैं, पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 mr²/5 माइनस ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 40 एलसीएम आ जाएगा। ये हो जाएगा 2m r² प्लस 5m r²। इन सब को आप सॉल्व कीजिए तो ये हमारा आ जाएगा 7/57। कितना आएगा हमारा 7/57। जब इन सब को आप सॉल्व करेंगे यू विल फाइंड द 7/57। कौन सा ऑप्शन हमारा 2। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं।